हाय एवरीवन, वेलकम टू आरएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था राउट्स लॉ क्या होता है और उससे रिलेटेड हमने एक ग्राफ भी बनाया था, है ना। अब एक छोटा सा ग्राफ और है, बिल्कुल 2 कौड़ी का, उसको भी पढ़ा लेता हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, आपने उसमें लिखा था केस फर्स्ट, अभी आएगा केस 2 मतलब केस सेकेंड, है ना। उसमें केस फर्स्ट क्या था, जब दोनों ही लिक्विड्स क्या हो गए थे, वोलेटाइल हो गए थे। अब मैं लिखता हूं कि व्हेन जो भी उसमें से सॉल्यूट है, कोई ना कोई एक सॉल्वेंट होगा, कोई ना कोई एक सॉल्यूट होगा, तो जो भी उसमें सॉल्यूट है उसको मैं कहता हूं कि नॉन वोलेटाइल है। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, है ना, तब क्या होगा। तो सुनिएगा, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये कोई कंटेनर है, इसमें जो ब्लैक ब्लैक वाला लाइन है ना, ये मान लीजिए कि ये सब के सब क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। क्या है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। और ये जो ब्लू कलर के लाइंस हैं, ये सब के सब मान लीजिए क्या है, सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि नॉन वोलेटाइल हैं। क्या है? नॉन वोलेटाइल हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो क्या इसका कोई वेपर बनेगा? नहीं बनेगा ना। वोलेटाइल का मतलब ही होता है कि जिसका वेपर बनता हो, और मैंने सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल मान लिया है, तो इसमें जो भी वेपर बनेगा वो सब सिर्फ और सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन होगा? सॉल्वेंट का। इसलिए मैं इसको ब्लैक ब्लैक करके ये गैस बना रहा हूं, ब्लैक कलर वाला गैस, ठीक है ना। जो ब्लू कलर वाला है वो तो सॉल्यूट है, मान लिया है मैंने, तो सॉल्यूट है तो वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल माना है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो उससे रिलेटेड जो भी वेपर प्रेशर होगा उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि होगा ही नहीं ना। अब जो भी वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, वो किसके कंट्रीब्यूशन से है? तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के कंट्रीब्यूशन से, है ना। तो फिर वही बात, राउट्स लॉ क्या कहता है, मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर P1 है, तो P1 अगर होगा तो जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मोल फ्रैक्शन X1 के, है ना। ठीक, तो फिर ये साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जिसको हमने P1 नॉट कहा था, तो P1 इज इक्वल टू आ जाएगा P1 नॉट X1। P1 नॉट क्या है बेटा जी? तो P1 नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। लिख देता हूं यहां पर, P1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है, P1 प्लस P2 होता है। लेकिन P2 अगर मान लेता हूं कि सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, तो सॉल्यूट तो हमारा नॉन वोलेटाइल हो गया ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका टोटल वेपर प्रेशर में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो फाइनली आएगा P टोटल इज इक्वल टू P1, और ये किसके इक्वल है? तो सर P1 नॉट X1, है ना। ये आ जाएगा, आना चाहिए था P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2, लेकिन मैंने पहले ही कहा बेटा कि जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, तो उसका कोई वेपर नहीं होगा, और अगर वेपर नहीं होगा तो इसके टोटल वेपर प्रेशर में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो जो ग्राफ बनाए थे एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा, बस उसमें 2 ग्राफ था, सॉल्वेंट के लिए भी सॉल्यूट के लिए भी। अब बस आप सॉल्यूट वाला मिटा दीजिए, तो मैं शॉर्ट में या फिर इसको मिटा करके बना देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसको मिटा के मैं यहीं पे ग्राफ बना देता हूं, खत्म करते हैं इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाया था ना बेटा, याद करो, ऐसे ही बनाया था ना। उसमें X1 X2 दोनों था, लेकिन मान लीजिए मैं इस तरह बनाता हूं और ये कहता हूं क्या कि यहाँ जो X1 है वो क्या है? 0 है, और यहाँ पर जो X1 है वो क्या है? 1 है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो इस तरह से बढ़ेगा, तो ये आएगा यहाँ पर क्या, इस पॉइंट पर आएगा क्या? P1 नॉट, है ना। और यहाँ पर P टोटल किसके इक्वल आएगा? तो सिर्फ और सिर्फ P1 के, जो कि किसके इक्वल है? तो सर P1 नॉट X1 के इक्वल है, ठीक है। बस यही ग्राफ होगा। सॉल्यूट वाला भी ऐसा होता है, लेकिन सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल हो गया, तो उसका कोई वेपर नहीं होगा, और अगर कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा तो उसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो बस ये कहानी याद रखनी थी।
समझ में आया सबको? चले आगे, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है बेटा? तो अगला है हमारा आइडियल सोल्यूशन। तो ध्यान सुनिएगा, आइडियल सोल्यूशन किसे कहते हैं? तो ऐसा सोल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन को फॉलो कर ले, उसे हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। मतलब जो सोल्यूशन आइडियल लॉ को पूरी तरह से फॉलो करता है उसे हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और जो नहीं करता है उसे हम आइडियल सोल्यूशन नहीं कहते हैं, मतलब उसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। पहले आइडियल सोल्यूशन पर चर्चा करते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे बेटा? द सोल्यूशन, लिख देता हूं, द सोल्यूशन which obeys the Raoult's law over the entire range of concentration is known as आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, मतलब ऐसा सोल्यूशन जो कि एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, और जो नहीं करेगा उसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कह देंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, है ना, राउल्ट्स लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। तो पहले उसका एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे, ध्यान सुनिएगा, जैसे है बेंजीन प्लस टोलुइन। याद रहे कि ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, मैंने इन दोनों को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया है, और इन दोनों के मिक्सर से जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, है ना। ऐसे ही क्लोरोइथेन और प्लस ब्रोमोइथेन, ठीक है। और है क्या? एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, ठीक है, इसको कैपिटल बना लीजिएगा। ठीक है, एनहेक्सेन और प्लस क्या? एनहेप्टेन, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है? तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं। ये सब के सब क्या हैं? आइडियल सॉल्यूशन के क्या हैं? एग्जांपल्स हैं। तो एनहेक्सेन और प्लस क्या? एनहेप्टेन। और है जैसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और प्लस ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी लिख सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, एक और लिख दो क्या? चलो एक और लिख देता हूं, एक और है क्या? हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो आपने देखा ना, मैंने इतना सारा एग्जांपल लिख दिया। आप इनमें से, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इनमें से 2 या 3 क्या, सब याद रखना है आपको, सब याद रखिएगा। ठीक है ना। हाँ, जो भी सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन में फॉलो कर लेगा उसे हम आइडियल सोल्यूशन कह देंगे, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, अब मैं बताता हूं आइडियल सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं मिटा के फिर लिखता हूं। ठीक है ना। हाँ, तो अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोल्यूशन, यही बताना था। सुनिएगा, आप हेडिंग कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सोल्यूशन, है ना। तो सुनिएगा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान सुनिएगा, कि प्योर कंपोनेंट्स का एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, है ना, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, ऐसे कह सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग प्योर कंपोनेंट का 0 होता है। प्योर कंपोनेंट मतलब क्या? जिन 2 कंपोनेंट्स को मिलाकर मुझे आइडियल सोल्यूशन बनाना है, उन कंपोनेंट्स का डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग क्या होता है? 0 होता है ना। मतलब
डेल्टा एच किसका, मिक्सचर का, ये क्या आएगा, 0 आएगा। और डेल्टा V एंड डेल्टा V मिक्सिंग भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो प्योर कंपोनेंट्स को मिला करके मैंने आइडियल सॉल्यूशन बनाया था, तो मिलाने के पहले और मिलाने के बाद, मिलाने के पहले जो था एग्जैक्टली उतना ही रहा जितना मिलाने के बाद हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो हीट था वो मिलाने के पहले कुछ और था और मिलाने के बाद या तो घट गया या फिर बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल क्या है, सेम है। पहले भी जितना हीट था उतना ही मिलाने के बाद भी हीट रहा। इसका मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, जितना पहले था उतना ही अभी है। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या है, 0 है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग 0 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जिन दो प्योर कंपोनेंट्स को ऐड करके मिला करके हमने आइडियल सॉल्यूशन बनाया था, उन दोनों का वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या है, 0 है। मतलब ये हुआ कि मिलाने के पहले जो दोनों वॉल्यूम था, मिलाने के बाद उससे ना तो कुछ घट पाया और ना ही उसके बढ़ पाया। ये कह सकते हैं कि दोनों का अलग अलग जो भी वॉल्यूम था उसके सम के बराबर हो गया क्या, मिलाने के बाद सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का। मतलब अगर मान लो कि एक कोई कंपोनेंट है जिसका वॉल्यूम जो भी हो 5 लीटर या फिर 10 लीटर है, जो भी तुम कह सकते हो, ठीक है ना। जो दूसरा कंपोनेंट है उसका भी वॉल्यूम तुम कुछ ले लो, मान लो पहले का 10 लीटर लिया और दूसरे का 5 लीटर ले लिया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15 लीटर ही आएगा। ऐसा नहीं है कि 17 लीटर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मिलाने के बाद वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। तो बढ़ गया तो पहले क्या था, 15 था, अब बढ़ के 17 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी सॉरी ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या हो गया, 0 तब थोड़े ना आएगा, तब वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन तभी होगा कि मिलाने के पहले का वॉल्यूम मिलाने के बाद के वॉल्यूम के क्या हो, बराबर हो, तब जाके हमारा वो ये चेंज इन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, 0 होगा। ये था पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सुनिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन जो है वो सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन के लगभग बराबर होता है। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है एंड सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन है, ये बराबर होगा किसके, सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन के। मतलब ये हुआ कि अगर मैं सॉल्वेंट को A से डिनोट करूं, कंपोनेंट A से, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होगा, AA होगा। और अगर मैं सोल्यूट सोल्यूट को मैं B से डिनोट करूं, तो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन क्या होगा, B और B होगा, है ना। तो ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन जो है वो लगभग बराबर आना चाहिए किसके, सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन के। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि फिर से क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है ना। क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन की दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक। एक और प्रॉपर्टी है तीसरी, वो क्या है, सुनिएगा। वो ये है कि इसका जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, देखिएगा मैं जी बहुत गंदा बनाता हूँ, रुको एकदम सही से बना रहा हूँ, इसको मिटा के धीरे से बनाता हूँ, सुनिएगा। अब तो जी लग रहा होगा सबको। जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो क्या होता है, वो हमेशा लेस देन 0 होगा। क्या होगा, लेस देन 0 होगा। और तो और एंड जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है वो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। क्योंकि सिस्टम की एनर्जी सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। इसलिए वो क्या है, इसका जो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग है वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। और कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर आइडियल सॉल्यूशन बने ही ना तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर बन रहा है इसका मतलब हुआ कि उसका जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो क्या आना चाहिए, हमेशा लेस देन 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे क्या कि ये आइडियल सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन है ना।
ठीक। तो ये होते हैं क्या, आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे इसके अगले टर्म क्या है देखते हैं। ठीक है ना, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूं। ठीक, हाँ। तो बस अब एक ग्राफ है, उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, सुनिएगा एकदम ध्यान से। ग्राफ जैसे बिल्कुल हमने राउट्स लॉ में जो पहला केस बनाया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। दो कंपोनेंट दोनों को मिलाएंगे। मान लीजिए कि x1 है, x1 बराबर मैंने लिख दिया 0, और यहाँ पर x1 क्या आएगा, बढ़ करके मैक्सिमम आएगा तो 1 आएगा। और हम ये भी मान लेते हैं जो पहला कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल है। जो पहला कंपोनेंट है वो क्या है, मोर वोलेटाइल है, तो इसके वेपर ज्यादा बनेंगे। इसको हम P1 नॉट कहेंगे, और ये क्या होगा, P1 होगा, है ना। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या कि x2 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ से बढ़ते 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 आ गया है x2 इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना 1। और कंपोनेंट 1 अगर मोर वोलेटाइल है तो ऑब्वियसली कंपोनेंट 2 लेस वोलेटाइल होगा, और अगर लेस वोलेटाइल होगा तो क्या बनेगा, इसका वेपर क्या बनेगा, कम बनेगा, है ना। मैं यहाँ लिख दिया, देखना ये मेरा थोड़ा तिरछा हो गया, रुको मिटा के लिखना पड़ेगा, आपको एकदम सीधा बनाना है। ठीक है ना, सुनिएगा। ठीक है, सीधा बनाइएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, हाँ। ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा P2 नॉट। ये कौन सा एक्सिस है, तो वेपर प्रेशर एक्सिस है भाई। ठीक है ना, और ये क्या है, तो मोल फ्रैक्शन है। क्या है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन एक्सिस है ये। ठीक है, और यहीं पे हमने क्या कह दिया था, इसको हमने कह दिया था क्या, देखना इसको मिला लेना अच्छे से। यहीं पे हमने क्या कह लिया था, ये हमारा हो रहा था क्या, P टोटल हो गया था जो कि P1 प्लस P2 के बराबर हुआ था। इसका मतलब हुआ कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ना तो कुछ कम हुआ वेपर प्रेशर, ना ही ज्यादा हुआ, जो जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। ठीक है ना, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल था, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आप इसको बनाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, हाँ। तो अगला है हमारा क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो मैंने पहले ही बताया था, जब मैं आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन दे रहा था तो बोल रहा था कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो कर ले एंटायर रीजन कंसंट्रेशन में, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो ना करे उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा, द सॉल्यूशन which does not obey the Raoult's law over the entire range of concentration is called non ideal solution। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, the solution which does not obey Raoult's law over the entire range of concentration is known as आइडियल, नहीं नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख रहा है ना, हाँ डज नॉट लिखा हो ना, हाँ इज नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये फॉलो नहीं कर रहा है तो नॉन आइडियल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आइडियल बिहेवियर या तो वो पॉजिटिव डेविएशन दे दे या फिर वो नेगेटिव डेविएशन दे दे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब वो पॉजिटिव डेविएशन देगा और कब वो नेगेटिव डेविएशन देगा, तो सुनना, अगर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो राउट्स लॉ से कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए, तब कहेंगे कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विथ पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है ना, और अगर जो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर है वो राउट्स लॉ से कैलकुलेट किए गए वेपर प्रेशर से कम आ जाए, तब कहेंगे कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विथ नेगेटिव डेविएशन। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।
मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। मैंने बोला कि इफ द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर is greater than that of predicted from Raoult's law, then it is called non-ideal solution with positive deviation. And if the observed vapor pressure is less than that of predicted from Raoult's law, then it shows negative deviation. ठीक है ना? तो अगर मैं यहाँ पर दो कॉलम बना के थोड़ा सा और समझाऊं, ध्यान से समझिएगा। मैं दो कॉलम बना लेता हूं। यहां लिखता हूं क्या, यहां लिखता हूं क्या, पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन दोनों में क्या फर्क होगा ये समझा रहा हूं मैं। और यहां लिखता हूं क्या, निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, है ना। सुनिएगा, पहला जो डिफरेंस है वो डिफरेंस नहीं बल्कि सिमिलरिटी है। ध्यान सुनना, जो मैं पहला डिफरेंस बता रहा हूं वो डिफरेंस नहीं बल्कि क्या है, सिमिलरिटी है। क्या? तो सर दोनों ही राउट्स को फॉलो नहीं करते हैं। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। इट डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। इसके बारे में वही लिखेंगे, इट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, है ना। ये बात तो सही है कि दोनों ही राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है, मैंने क्या बोला कि अगर जो ऑब्जर्व्ड टोटल प्रेशर है, ध्यान सुनिएगा, ये है टोटल प्रेशर और कौन सा वाला, ऑब्जर्व्ड, मैं OBS लिख रहा हूं। ऑब्जर्व्ड जो टोटल प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किए गए, यहां लिख देता हूं कैलकुलेटेड, क्या लिख देता हूं, कैलकुलेटेड। राउल्ट्स लॉ से जो हम टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट किए हैं उससे ज्यादा आ जाएगा ऑब्जर्व्ड टोटल प्रेशर, तो हम कहेंगे कि वो पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। ठीक है। और अगर यही बात नेगेटिव हो जाए, दूसरा पॉइंट मैं इसे लेता हूं कि जो टोटल प्रेशर है ऑब्जर्व्ड वाला, है ना, वो लेस देन हो जाए टोटल प्रेशर किसका वाला, तो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट किए गए वाले से, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन देगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना। ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था कि आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए डेल्टा H मिक्सिंग 0 होना चाहिए, डेल्टा V मिक्सिंग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर डेल्टा H मिक्सिंग, ध्यान सुनिएगा, डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, है ना। और डेल्टा V मिक्सिंग भी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और अगर यही दोनों कहानियां लेस देन 0 हो जाए, ये तीसरा डिफरेंस है, ये दूसरा नहीं है, तीसरा है। ठीक है ना। सुनना, तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर इसका जो डेल्टा H मिक्सिंग है वो क्या आ जाए, लेस देन 0, तब भी नेगेटिव डेविएशन। और डेल्टा V मिक्सिंग मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो है ये भी क्या आ जाए, 0 से कम आ जाए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। ठीक, ये कहानी हो गई। एक बात और बताया था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होगा वो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन के बराबर होगा, और ये दोनों सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन के बराबर होंगे। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट आर नियरली इक्वल टू द इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ये मैंने बराबर कहा था किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। लेकिन अब हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो अगर ध्यान सुनिएगा, चौथा, इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्या मैं IMF लिख दूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सोल्यूट सोल्यूट इज ग्रेटर देन, पॉजिटिव वाला है ना, तो इज ग्रेटर देन दैट, देन है, ये देन है, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्या, सॉल्वेंट सोल्यूट, है ना।
मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन जो है वो सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, तब क्या आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। और यही कहानी नेगेटिव हो जाए, लेस हो जाए, तब क्या कह देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इफ, अच्छा इफ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस सही कर रहे हैं तो द IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके बीच बेटा, तो बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट और क्या, सोल्यूट। अगर सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है और सोल्यूट के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो सॉल्वेंट सोल्यूट वाले के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स से कम हो जाए, तब भी हम कहेंगे क्या, कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है विद नेगेटिव डेविएशन, है ना। ये हो गया। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बेटा, सुनिएगा। क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ब्लैक पेन से लिख दूं, देखो सुनना, ध्यान सुनना, CCl4 और प्लस बेंजीन, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्या, बेंजीन। इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन देगा, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, जैसे CCl4 प्लस मेथेनॉल, CCl और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्या, मेथेनॉल, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, सुनिएगा, CCl4 प्लस एथेनॉल लिख सकते हैं आप, C2H5OH, ये भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन के साथ। एक और क्या हो सकता है कि एथेनॉल और वाटर को अगर हम मिला देंगे, पानी में शराब मिला देंगे, तो वो भी क्या बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है, बोर्ड में जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएगा तो आपको ये सब बातें लिखनी पड़ेगी, एग्जांपल भी देना पड़ेगा, है ना। कोई भी बात छोड़ देंगे तो फिर नंबर कटेगा, है ना। इसका क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सुनिएगा, नेगेटिव डेविएशन है ना, तो सुनिएगा, क्लोरोफॉर्म, ये CHCl3 और प्लस एसिटिक एसिड COOH, ये किसका एग्जांपल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे ये एसीटोन है, क्या है, एसीटोन, देखो CH3 और ये क्या है, CO है, मतलब CH3CO एसीटोन है। इसके साथ अगर मैं मिला दूंगा क्या, CHCl3, ये भी क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। एसिड प्लस वाटर, मैंने मान लो कि HNO3 अब प्लस क्या है, वाटर है, ये भी क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। एक और एसिड प्लस वाटर ले लो, जैसे कि HCl प्लस वाटर, ये भी क्या है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है विथ नेगेटिव डेविएशन। इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक ये है, यही बताऊं कि अगले पेज पे बताऊं, अगले पेज पर भी बताने का कोई मतलब नहीं, यहीं पे सुन लो, देखो ध्यान सुनना। आप बस ये ट्रिक याद रखिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कुछ भी आ जाएगा तो उसको हम कह देंगे क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस मेथनॉल, यहाँ देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन, यहाँ देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्या, एथेनॉल, ये एथेनॉल प्लस वाटर भी याद रखना है, ठीक है। ये सब के सब क्या आएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ देखो तुम क्लोरोफॉर्म देखो, हर जगह कॉमन है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसिटिक एसिड, यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। यहाँ देखो एसिड प्लस वाटर, एसिड प्लस क्या, वाटर, मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी आ जाएगा तो वो आएगा क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या आएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अगर कुछ भी आ जाएगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। इस वाले में एसिड प्लस वाटर भी याद रखना है, ठीक है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड बातें यहाँ पे खत्म होती है। अब इसके बाद अगला कंसेप्ट है, अब देखते हैं, पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं लिखता हूँ, एजियोट्रॉप्स वगैरह होगा, लिख लो। हाँ, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में थोड़ी सी बात और रह गई है। मैंने ऐसे लिखा था, आप देख रहे थे डिफरेंस चल रहा था, ये पॉजिटिव डेविएशन ऐसे लिखे थे और ये नेगेटिव डेविएशन। इसमें प्रॉपर्टीज में एक लाइन छोटा था, वो छोटा लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसका जो डेल्टा जी मिक्सिंग है वो हमेशा लेस देन 0 आएगा
एंड डेल्टा एस मिक्सिंग है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक, फिर इसमें भी डेल्टा जी मिक्सिंग है वो हमेशा लेस देन 0 आएगा एंड डेल्टा एस मिक्सिंग है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। यही दोनों लाइन आपने देखा होगा कि मैंने आइडियल सॉल्यूशन में भी लिखा था। तो इस डेल्टा जी मिक्सिंग का मतलब होता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नहीं है, ये बात यही बताता है। और आपको पता है कि आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी होते हैं। अगर नेचर में ये हैं तो उनके लिए डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और आपको पता है कि जो एंट्रोपी है पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए मोस्टली डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस बात को आइडियल सॉल्यूशन में भी लिखा था और यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डेफिनेशन में भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों से रिलेटेड बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं। क्या, एक ग्राफ है 2 कौड़ी का, बना लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, देखिएगा यहाँ पर आपने लिखा था क्या, x1 बराबर 0, यहाँ पर लिखा था x1 बराबर 1, यहाँ लिखा था x2 बराबर 1 और यहाँ x2 बराबर क्या, 0। आपने मान लो, मैं मान लेता हूं, मान लो कि जो कंपोनेंट 1 है वो मोर वोलेटाइल है, क्या है, ज्यादा वोलेटाइल है, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से बढ़ेगा। इसको हम कह देते हैं क्या, P1 नॉट, है ना। कंपोनेंट जो 2 है वो लेस वोलेटाइल है, तो इसका थोड़ा सा नीचे हम बनाएंगे, है ना। इससे ये वेपर प्रेशर है, ये क्या है, वेपर प्रेशर है, और नीचे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। आपको पता है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है ना, दाएं बाएं। ठीक, अब देखिए तो फिर इसका टोटल वेपर प्रेशर क्या आता था, इन दोनों के सम के बराबर, जिसे आप कहते थे P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये था आपका, ये जो कर्व है वो P1 था और ये जो क्या था वो क्या था, P2 था। ये आइडियल सॉल्यूशन ऐसा हो रहा था, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, वो भी पॉजिटिव डेविएशन के साथ। तो ये जो भी बातें हैं वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर गया है, डेविएट किया है तो थोड़ा सा बढ़ गया है। क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ये वाली कहानी भी थोड़ी सी बढ़ के आएगी तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे, और ये वाला लाइन भी थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ के आएगा, तो ऐसे कर्वलिनियर बनाऊंगा। फिर इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो भी थोड़ा सा बढ़ के ही आएगा। आती है बात समझ में, ये लाइन इस लाइन पे होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया ऊपर की तरफ। ये भी थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया ऊपर की तरफ, तो टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ गया ऊपर की तरफ। दिखाई दे रहा है सबको, ये है पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसे ही हम यहां भी बनाएंगे। सुनिएगा, नेगेटिव वाले में बना देता हूं जल्दी से। ये x1 बराबर 0 है और ये क्या है, x2 बराबर भी क्या नहीं, यहाँ पर x1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर मैं कहूँगा x2 बराबर 0 और यहाँ कहूँगा क्या, x2 बराबर 1। ठीक है, ठीक है, ये कट रहा है क्या, कट रहा है तो मैं मिटा देता हूँ, चलो, है ना। थोड़ा सा मैंने तिरछा बना दिया है और ऊपर बनाता हूँ, देखना, सुनना क्या आएगा, यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ। ठीक, सुनना, ये है x1 इज इक्वल टू 1 नहीं 0, और ये क्या है, x1 इज इक्वल टू क्या, 1। यहाँ पर x2 0 हो जाएगा और x2 यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर वही बात कि कंपोनेंट 1 है वो मोर वोलेटाइल है, तो मोर वोलेटाइल है तो बेटा इसका वेपर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनेगा तो ऐसे बनना चाहिए था, है ना। और कंपोनेंट 2 का जो वेपर है वो क्या होगा, कम बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, कम बनना चाहिए। कहीं कहीं पे ऐसे डॉटेड दिखाना है, ठीक है ना, आप दिखा लीजिएगा अच्छे से, डॉटेड, ठीक है ना। हाँ ठीक, यहाँ भी मिटा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा डॉटेड हो गया। और फिर इसका टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या आना चाहिए, कुछ इस तरह से आएगा। ये x1 है ना, तो यहाँ पर आएगा P1 नॉट, यहाँ पर आएगा P2 नॉट, यहाँ भी क्या आएगा, इस वाले मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा P2 नॉट, ये P टोटल है। ठीक है, तो फिर क्या कहानी होगी, मैंने क्या बताया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन था। आइडियल बिहेवियर ऐसे ही था, लेकिन नॉन आइडियल में ये थोड़ा सा क्या होगा, घट के आएगा नीचे की तरफ,
और ये भी क्या होगा, थोड़ा सा घट के आएगा नीचे की तरफ, तो जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर का वो भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है ना। आप जब बड़ा बनाएंगे ना तो ये इसमें टच नहीं करेगा, यहाँ पर देखिए टच कर गया है। आप बड़ा बनाएंगे ना तो ये टच नहीं कर गया, मेरा थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया इसलिए हो गया। तो देखा ना, ये भी जो P2 है वो थोड़ा सा घट गया, P1 भी थोड़ा सा घट गया, इसलिए जो ओवरऑल P टोटल है, जो कि हम P1 प्लस P2 के बराबर लिखेंगे, वो भी क्या आएगा, थोड़ा सा घट के आएगा। तो ये होता है क्या, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब ये आइडियल सोल्यूशन में और नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो बातें थी वो पूरी तरह से खत्म होती हैं। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है एजियोट्रॉप्स। पता नहीं ये एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए, हम अच्छे से नोट्स बना लीजिए, है ना, बना लो। तो अगला है हमारा एजियोट्रॉप्स। ध्यान सुनिएगा, एजियोट्रॉप्स किसे कहते हैं। तो एजियोट्रॉप्स ऐसे बाइनरी मिक्सर्स होते हैं जिसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम रहता है। फिर से सुन लो बेटा, एजियोट्रॉप्स ऐसे बाइनरी मिक्सर्स होते हैं जिसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या रहता है, सेम रहता है, और वे सब के सब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब सेम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। और तो और एजियोट्रॉप्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा भी एजियोट्रॉप्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे एजियोट्रॉप्स आर द आप लिख लीजिए मेरे साथ साथ, एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सर्स having same composition in liquid as well as vapor phase and boil at a constant टेम्परेचर को तो मैं ऐसे लिखता हूँ, बताया ही हूँ आपको। तो एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सर्स, एजियोट्रॉप्स जो होते हैं वो बाइनरी मिक्सर्स होते हैं, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ये जो लाइन है ना, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है ना। हैविंग सेम कंपोजिशन इन liquid as well as vapor phase and boil at a constant temperature. It is not possible to separate एजियोट्रॉप्स नहीं आ रही, ये कट जाएगा, सेपरेट एजियोट्रॉप्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन देख लीजिएगा, डबल एल है कि सिंगल एल है, अपने हिसाब से देख के बना लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, चाहे नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है ना। हाँ, समझना मैंने क्या बोला कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो ऐसे बाइनरी मिक्सर होते हैं जिसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है, और उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते हम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, 9th में भी अब तो दिया है। इसका मतलब मैं बताया था एक लाइन में, क्या होता है कि जैसे दो लिक्विड्स हैं और दोनों को मैंने आपस में मिला दिया है, ठीक है ना, और दोनों होमोजीनियसली मिक्स हो गए हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने क्या क्या मिलाया है, और फिर उन दोनों को हमको क्या करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। तो हम क्या करते हैं, तो उसको हम बॉयल करते हैं। बॉयल करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस वेपर को हम कहीं कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद जब वेपर बनना बंद हो जाएगा तो हम हीट देना छोड़ देंगे, रोक देंगे, है ना। इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम था वो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया, कहीं और हमारा क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। और फिर जब वो कूल होगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। तो हो गया ना दोनों अलग अलग, है ना। इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। लेकिन जो एजियोट्रॉप्स होते हैं
उनका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है। मतलब अगर आप उसको हीट करेंगे तो लिक्विड में तो है ही, हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो वेपर में दोनों हो जाएगा। ऐसा होता कि उसमें से कोई एक वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा, तब तो वो सेपरेट हो ही जाता। लेकिन नाम ही मैंने लिखा है क्या, लिक्विड में और वेपर फेज में जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। सेम होने का मतलब जब उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। इसीलिए ये क्या होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। एक बात और सुनिएगा, जो सॉल्यूशन, इस बात को मैं यहां लिखूंगा नहीं, बस आप सुन लीजिएगा, जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देता है उससे हम कहते हैं, वो बनाता है क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। देखना बेटा, उल्टा बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने कि जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, ठीक। अब जस्ट इसका रिवर्स, कि जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन देगा वो बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। उल्टा बोला हूं दोनों ही केस में, जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, और जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन देगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। इसको एक छोटा सा एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। आप मान लीजिए, आप इसको पहले नोट कीजिए, पहले मैं मिटा दूं इसको। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूं, बस छोटी सी बात और है, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। है ना। हाँ सुनिएगा, मान लीजिए कि कोई एक लिक्विड ए है, क्या है, ए है, कोई भी एक लिक्विड है, पता नहीं क्या है, बस मान लीजिए कि लिक्विड ए है और यहाँ पे क्या है, लिक्विड बी है, लिक्विड बी है। मान लीजिए कहने के लिए कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको मैं टीबी से नोट करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, टीबी से, इसका मान लीजिए है कितना, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसका है क्या, बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं कितना है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड है सपोज, है ना। दोनों को मैंने मिला के क्या बनाया, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मिक्सर बन जाएगा ना बेटा, बताओ, ए प्लस बी बन जाएगा, मतलब मिक्सर बन जाएगा, ठीक है। दोनों को मिलाया कर दिया, ठीक है ना। अब अगर ध्यान सुनिएगा, अब अगर इस मिक्सर का, ध्यान सुनना, अगर इस मिक्सर का जो बॉइलिंग पॉइंट है टीबी वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, तो मुझे बताओ, अगर हम इसको 75 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर गर्म करेंगे तो ना तो यही वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा, ना यही वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब फिर से ये सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे। तो अब इसका नाम होगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या नाम होगा बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक। और अगर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो भी मिक्सर आया है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 85 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो तुम मुझे बताओ, अगर 85 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर हम हीट देंगे तब ये भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कर जाएगा, तो फिर दोनों अलग हुए का नहीं हो पाए ना। तब इसका नाम होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या नाम होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स, है ना। आता है समझ में सबको, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। एक बात और है, जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हैं वो कौन बनाते हैं, तो जो राउट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे बेटा, जरा बताओ। अगर मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के एग्जांपल लिखूं, इधर लिख देता हूं, ध्यान सुनिएगा, इसके एग्जांपल ध्यान सुनिएगा। तो इसके एग्जांपल वही होंगे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन दे रहा था। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन दे रहा था, आप लिख लीजिएगा, देख के पहले लिख चुके हैं आप,
CCl4 प्लस मेथनॉल लिखे थे आप, ठीक है ना। ऐसे ही CCl4 प्लस एथेनॉल लिखे थे, फिर लिखे थे CCl4 प्लस बेंजीन लिखे थे, है ना। एक और लिखे थे क्या, C2H5OH प्लस क्या, वाटर, प्लस क्या लिखे थे, प्लस वाटर, है ना। ये सब क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे क्या, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मतलब ये राउट्स लॉ से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला ही तो एग्जांपल लिखा हूं, बताया तो था कि CCl4 के साथ कुछ भी आ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे ही यहाँ क्या लिखा था, तो बोला था सर क्लोरोफॉर्म के साथ अगर कुछ भी आ जाएगा ना, CaCl3 प्लस एसीटोन लिखे थे आप, क्या लिखे थे, एसीटोन, है ना। ऐसे लिखे थे CaCl3 प्लस वाटर लिख लिए थे, फिर लिखे थे एसिड प्लस वाटर लिखे थे, एसिड प्लस वाटर, कोई भी एसिड लिख लो, HNO3 लिखना था ना, हाँ, HNO3 प्लस क्या, वाटर। ये सब का सब क्या था, नेगेटिव डेविएशन था, है ना। तो जो राउट्स लॉ से लार्ज नेगेटिव डेविएशन देगा वो होगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनाएगा, और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, यही हैं, है ना। तो आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं कुछ बातें, जैसे मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ बातें जो अननेसेसरी होती हैं, जैसे नेसेसरी तो वैसे हर एक चीज है, लेकिन सारी बातें मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। तो जब मैं बोलता हूँ ना कि मैं इसको लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिएगा, तो आप उसको सुन के, वीडियो को रिपीट करके सुन के नोट्स जरूर बना लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि सारी बातें याद नहीं रहती हैं, इसलिए लिखना जरूरी होता है, ठीक। और नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू।